हाँ जी बच्चों, आज देखिएगा, आज हम बात करेंगे सेलिंग प्रोसेस के बारे में। सेलिंग प्रोसेस यानी विक्रय प्रक्रिया। विक्रय प्रक्रिया में क्या करता है एक विक्रयकर्ता कि चूँकि भावी विक्रयकर्ताओं से लेकर के वस्तु की सुपुर्दगी और उसके बाद की जो ग्राहकों की संतुष्टि या तक की क्रियाएं हैं, वो समस्त क्रियाएं विक्रय प्रक्रिया का अंग होती हैं। चूँकि ये सारी प्रक्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसीलिए इन प्रक्रियाओं को सम्मिलित रूप से विक्रय प्रक्रिया का नाम दिया गया है, जिसमें कि भावी ग्राहकों का पता लगाना, उनसे संपर्क स्थापित करना, वस्तुओं को उनके समक्ष प्रस्तुत करना, वस्तुओं की अच्छाइयों के बारे में बताना, ग्राहकों की आपत्तियों का निवारण करना और विक्रय करना, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो इन प्रक्रियाओं के आधार पर विक्रय प्रक्रिया को, इन सारे कार्यों के आधार पर विक्रय प्रक्रिया को 8 भागों में, 8 अवस्थाओं में हम बांट देते हैं। तो सबसे पहली जो उसकी अवस्था होती है, ये अवस्था होती है पूर्वेक्षण की अवस्था। पूर्वेक्षण की अवस्था के अंतर्गत क्या किया जाता है कि विक्रयकर्ता द्वारा किन व्यक्तियों और संस्थाओं को उन वस्तुओं की आवश्यकता है जो वो बेचना चाहता है, और उनके सोर्स ऑफ, यानी ऐसे ग्राहक जिनको उन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उनके बारे में वो पता लगाता है। दूसरी चीज़, दूसरी अवस्था जो उसकी होती है, दूसरी अवस्था के अंतर्गत पूर्व पहुंच। इस दूसरी अवस्था के अंतर्गत वो क्या करता है कि इसमें वो जो ग्राहक होते हैं, उन ग्राहकों की आयु, उसकी आय, उसके पारिवारिक संबंध, उसके मित्र और उसकी रुचियों के बारे में सूचनाएं इकट्ठा करता है एक विक्रयकर्ता। तीसरी जो इसकी अवस्था होती है पहुंच और प्रस्तुतिकरण की, तो विक्रय प्रक्रिया की तीसरी अवस्था के अंतर्गत वह जब भावी ग्राहकों के बारे में पता लगा लेता है, उसके बारे में सूचनाएं इकट्ठा कर लेता है, तो अब उस ग्राहक तक अपनी पहुंच, उस ग्राहक तक अपनी पहुंच बनाता है, और पहुंच बनाने के बाद में वो वस्तु को उनके समक्ष प्रस्तुत करता है। और चौथी प्रक्रिया जो अभिनय की प्रक्रिया है, उस अभिनय की प्रक्रिया के अंतर्गत वो वस्तुओं को ग्राहकों को प्रस्तुत करते समय जो अभिनय करना होता है, वो अभिनय करता है, जिससे ग्राहक उस विक्रयकर्ता द्वारा प्रभावित होकर के वस्तुओं को लेने के लिए आदेश दे दे। उदाहरण के लिए, जैसे कि किसी व्यक्ति रास्ते से गुजरते समय एक मोहन नाम के किसान द्वारा जब एक LIC एजेंट को रोका जाता है, तो LIC एजेंट उसके सामने रुकता है। रुकने के बाद में पूछता है कि क्या स्थिति है, तो मोहन कहता है कि मेरे परिवार में खास करके जो मेरी पत्नी है, उसकी स्थिति बहुत ख़राब है। तो इस पर वो अपने बैग से, अपने थैले से एक पेपर की कटिंग निकालता है, जिसमें वो बताता है कि सोहनलाल की पिछले दिनों मृत्यु होने के कारण उसके परिवार को आर्थिक रूप से कमियों का सामना करना पड़ा होता है, लेकिन गनीमत थी कि उसने अपना बीमा करा रखा था कि आकस्मिक मृत्यु के बाद भी उस परिवार के जीवन का वो सहारा रहा। तो इसीलिए तुम भी, अब वो चूँकि वो सारी सूचनाएं उसको देता है, और मोहन को सोहनलाल की कहानी के द्वारा ये बताता है कि जो बीमा है, जीवन बीमा है, वो किस तरीके से महत्वपूर्ण होता है आने वाले समय के लिए, तो मोहन को भी बीमा कराना चाहिए। तो इस तरीके से अभिनय द्वारा जो होता है, वस्तुओं जब ग्राहकों तक जब विक्रयकर्ता की पहुंच हो जाती है, और वो ग्राहकों तक वस्तुओं को
प्रस्तुत ग्राहकों के समक्ष वस्तुओं को प्रस्तुत करता है तो प्रस्तुत करने के बाद में उसे अभिनय भी करना होता है प्रस्तुतिकरण के दौरान, जिससे कि ग्राहक उससे प्रभावित हो सके। अब नेक्स्ट जो है आपका, ये है आपका ट्रायल समाप्ति के बारे में। ट्रायल समाप्ति के अंतर्गत क्या होता है कि वस्तुओं के प्रदर्शन के बाद में ट्रायल समाप्ति जब हो जाती है तो ग्राहकों की मंशा जानने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि ग्राहकों को बहुत सारी आपत्तियां भी हो सकती हैं वस्तुओं के प्रस्तुतिकरण के दौरान। ट्रायल समाप्ति के बाद में अगला जो स्टेप होता है ये आपत्तियों का निवारण होता है। इन आपत्तियों में ग्राहकों के बहुत सारे किंतु परंतु वाले प्रश्न होते हैं, जिनका निवारण या शंका समाधान करना विक्रयकर्ता के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि कोई भी विक्रयकर्ता जो लेने के मूड में नहीं होता है, नहीं लेना चाहता है, तो वो प्रदर्शन के बाद अपनी आपत्तियां किसी भी प्रकार की अगर जताता है विक्रयकर्ता के समक्ष, तो ऐसी स्थिति में विक्रयकर्ता को उन आपत्तियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन आपत्तियों को सुनकर उसके निवारण करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि विक्रय के आदेश उस तरह के ग्राहकों से प्राप्त किए जा सके। अगला जो है ये स्टेप है आपका आपत्तियों के निवारण के बाद में समापन। समापन के अंतर्गत क्या होता है? समापन के अंतर्गत आदेश की प्राप्ति जब हो जाती है विक्रयकर्ता को ग्राहक के द्वारा, तो वो विक्रय की समाप्ति मानी जाती है। अन्यथा ग्राहकों के पता लगाने से लेकर के आपत्तियों के निवारण तक की जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं विक्रय की, वो सब के सब व्यर्थ साबित होती हैं। तो इसीलिए समापन से तात्पर्य होता है विक्रय के लिए ग्राहकों से आदेश की प्राप्ति करने में सफलता प्राप्त करना विक्रयकर्ता द्वारा। तो जैसे ही विक्रयकर्ता द्वारा वस्तुओं के लिए आदेश की प्राप्ति हो जाती है, वैसे ही विक्रय का समापन माना जाता है। और जो अगला स्टेप है लास्ट, अनुगमन, इस अनुगमन के अंतर्गत क्या करता है? आदेश प्राप्ति के बाद में जो विक्रयकर्ता है वो विक्रयकर्ता उसका अनुगमन करता है। अनुगमन के अंतर्गत वो सबसे पहले ये देखता है कि ग्राहक को उसके आदेश के अनुसार वस्तु मिल सके, और दूसरा चीज़ ग्राहक उस वस्तु के उपयोग से संतुष्टि प्राप्त कर सके, जिससे भविष्य में दोबारा आदेश मिलने के चांसेस बन सकें। चलिए, धन्यवाद।